हेलो और स्वागत है दोस्तों आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, मैंने आपको जब बायोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया था साइंस में, जनरल साइंस में, तो मैंने आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया था, जिसमें मैंने पहला टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर कर चुका हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में। देखिए, अपना अगला टॉपिक है इसी सीरीज में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि सांस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन कैसे लेते हैं और क्यों ही हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे कोई नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते, ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हम जीवित रहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है। इसे बेहतर तरीके से और अच्छे कंटेंट और अच्छे लेवल से लेके चलेंगे, जीरो टू एडवांस। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म को जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे मैं आपको थ्योरी फॉर्म में पढ़ाऊंगा। इसकी पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि पीपीटी पढ़ाने के लिए तो ये समझ लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हो। मैं यहाँ पे बुक ला के रख दूंगा, उसे छाप दूंगा, उसे आप आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है और एक्चुअल में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन द्वारा ही कैसे होता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, क्या है श्वसन तंत्र। देखिए, पढ़ते हैं, चलो ध्यान से। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए, ह्यूमंस में और पादप में, पेड़ पौधों में भी रेस्पिरेशन होता है ना। पहली बात तो इसको समझिए कि रेस्पिरेटरी टू प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, टू टाइप से। एक क्या होता है, देखिए, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको एरोबिक, जिसे हिंदी में ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एम आई विजिबल, यस। सेकंड होता है अनॉक्सी श्वसन, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, जरा ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से। रेस्पिरेटरी सिस्टम टू टाइप से होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जब हम ग्लूकोज लेते हैं। देखो, पहली बात तो देखिए, ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, मैंने आपको पहले बताया है, हम ऑक्सीजन को ग्रहण ही क्यों करते हैं। तो क्या होता है, जब हम देखिए, पहली बात होती है ना, जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, इन दीज पॉइंट देयर इज क्विट डिफरेंस, इनमें कुछ डिफरेंस होता है। देखो कैसे, ब्रीदिंग होता है इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन मे बी यू कैन से जस्ट गैसेस, क्या कह सकते हैं, गैसेस, एयर, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, वन सेकेंड, देखिए, रेस्पिरेशन होता है जब हम कोई ग्लूकोज लेते हैं। क्या लेते हैं, हमारा शरीर में जब भी ग्लूकोज बनता है, कोई भी ग्लूकोज बनता है, तो उसमें जब ग्लूकोज टूटने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जो ग्लूकोज को रिएक्शन कराई जाती है, किससे, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्शन कराई जाती है, ऑक्सीजन से। तो ये टूटता है हमारा CO2 में और वाटर में, और टूटता है एनर्जी में। किस में टूटता है, एनर्जी। ये इसलिए हम ऑक्सीजन लेते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि जब हम ग्लूकोज को क्या करते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं ग्लूकोज को ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन की गैस से, तो ये एनर्जी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, जिससे कि एनर्जी तो शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। कैसे बाहर निकाली जाएगी वो भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। और वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या फिर वॉशरूम और पसीने में वाटर बाहर निकल आता है ना। देखिए, पढ़ते में पढ़ाया रहा था आपको, पहले डाले हेडिंग डालते हैं ऑक्सीश्वसन, क्या डालते हैं, ऑक्सीश्वसन। फर्स्ट हेडिंग डालिए ऑक्सीश्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक
रेस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जब ग्लूकोज को, क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जब शरीर में उपस्थित, जब शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाए, उसे ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीश्वसन, उसे पूर्णतः ऑक्सीकरण क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे मैं क्या बोला आपसे, इसको तोड़ना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, इसको तोड़ा जाए किसकी रिएक्शन करके, हम रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन की, 6O2 की रिएक्शन कर देते हैं इससे, किसकी कर देते हैं, ऑक्सीजन की। अगर इससे रिएक्शन करवा दी जाएगी तो क्या होगा, इसमें हमारा 6CO2 निकलेगा, 6 वाटर निकल जाएगा, और हमारे इसमें 30 ATP, क्या 30 ATP की एनर्जी निकलेगी, 30 ATP की क्या निकलेगी, एनर्जी। ATP अपने आप में ये मान के चलिए कि माइलेज, जैसे कि 1 लीटर में हमारी 25 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलती है, बाइक चलती है, तो ये समझिए कि हमारी जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा तो उसके ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP निकलती है। कितनी निकलती है, 38 ATP, क्या निकलती है, 38 ATP। ठीक है, देखो ये है ATP, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, इट इज अ लेवल ऑफ एनर्जी, मतलब ग्लूकोज के एक अणु में 38 ATP मिलती है। कितनी मिलती है, ATP। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके क्वेश्चन में उसमें आता है कंपटीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते तो कितने ATP निकलती है ग्लूकोज के एक अणु में, तो आप बोलेंगे 38 ATP। हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। चलते हैं अपने अगले अनएरोबिक रेस्पिरेशन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू हैव जस्ट टेक योर टाइम। आइए, ठीक है, अब आते हैं दूसरे अनॉक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए दोस्तों, एक्चुअल में ना हम साइंस के इसी सीरीज में ना क्या कर रहे हैं, मानव कार्य की ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था अपने जनरल साइंस की क्लासेस में। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद में मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा, अनुवांशिकी, इसके बाद में मैं आपको एजिंग पढ़ाऊंगा, सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ाऊंगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी से मानव कार्य में क्या क्या आते हैं, मैं जैसे आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाऊंगा, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा ही रहा हूँ आपको, है ना। ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की, जिससे मैं आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों कंप्लीट करवा सकूं, है ना। आइए देखो, शरीर के काम करने के लिए, शरीर के कार्य करने के लिए कभी कभी ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही तोड़ दिया जाता है, जिसे अनॉक्सीश्वसन बोलते हैं, अनॉक्सीश्वसन कहते हैं।
और देखिए पहले ध्यान से समझिए क्या है, शरीर के कार्य करने के लिए ना कभी कभी ग्लूकोज को ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ दिया जाता है, जिसे अनॉक्सी शोषण कहते हैं। ये अक्सर, ये मजे की बात तो ये है, ये पादप मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। देखियो कैसे, मैं आपको एक चीज बताता हूं। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई व्हाट इज योनिंग, योनिंग क्या होता है, व्हाट इज योनिंग, योनिंग बोले तो उबासी, उबासी कैसे आती है। पहले मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूं यहीं से यहीं, उबासी, उबासी योनिंग इंग्लिश में बोलते हैं इसको योनिंग। देखो क्या होता है, एक्चुअल में होता यह है कि सपोज करिए आप क्या कर रहे हैं, आपको 10-11 बजे पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन आपका एक दिन मूड बन गया, आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया कि रात को जल्दी सो जाता है, पढ़ता है नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं शाम को कि मम्मी मेरे लिए 8 बजे से चाय बना देना। आपकी मम्मी ने आपके लिए 8 बजे से चाय बना दी। आपका लेकिन जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्हें पता है कि उस्ताद 8 से 9 बजे के बीच में सो जाते हैं, लेकिन आपका उस दिन आप पर डांट पड़ी है, आपने अपने शरीर को बोला है, माइंड को बोला है कि आज सोना नहीं है, पढ़ना है, लेकिन जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो, उन्हें आदत है कि वो 9 बजे के समथिंग सो जाते हैं, वो अपना काम करने की स्पीड कम कर देते हैं। लेकिन तुम्हारा माइंड कह रहा है आप आज आपको पढ़ना है, तो लेकिन आप जैसे पढ़ोगे तो उस टाइम पर आपके बॉडी ऑर्गन्स तो रिलैक्स की पोजीशन में हैं, लेकिन आप अपने शरीर से वर्क करा रहे हो, पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इसमें उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। जब ऑक्सीजन चाहिए और लेकिन ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे, उन्हें तो आदत पड़ रही है उस टाइम पर सोने की, तो शरीर बोलता है, डायफ्राम को मैसेज पहुंचाता है कि जितनी जोर से हो सकता है ऑक्सीजन अंदर लेके आओ, जिससे क्या आ सके कि जो ग्लूकोज टूट रहा है, जो एनर्जी, भाई पढ़ने में कोई ना कोई एनर्जी तो लगेगी, जो एनर्जी हमारे उस्ताद को चाहिए वो एनर्जी मिल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रही है। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रही है तो जोर से उबासी लेते हैं, जिससे कि जितनी ऑक्सीजन हो जाए यहां से योनिंग की तरह से पूरी झवाएं लेते हैं और अंदर जाके ऑक्सीजन देते हैं, और जिससे ऑक्सीजन जो हमारा काम कर रहा है, जो बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, उनमें ऑक्सीजन सीमित मात्रा में जा सके और आपको वर्क कराने में हेल्प करा सके। ठीक है ना। क्या होता है योनिंग? योनिंग होती है जब बॉडी ऑर्गन्स, जब बॉडी एक डेफिनेट टाइम में काम करने की स्पीड कम कर देते हैं, काम करने की स्पीड कम कर देते हैं, तो डायफ्राम की हेल्प से उबासी के द्वारा ऑक्सीजन लिमिटेड मात्रा में ग्रहण की जाती है, जिसे उबासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उबासी बोलते हैं। यू जस्ट हैव टू जस्ट टेक योर टाइम एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। उबासी होती क्या है? ठीक है, आइए देखिए, मैं बता रहा था आपको, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लूकोज को तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? ग्लूकोज को तोड़ेंगे ऑक्सीजन की एब्सेंस में। किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो मैंने आपको बताया है ये जब टूटेगा, एक तो टूटता है जंतुओं में, किसमें टूटता है? जंतुओं में। जब ये जंतुओं में टूटेगा, एनिमल्स में टूटेगा ग्लूकोज, तो बनाता है लैक्टिक एसिड। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, जिसे लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। इसी में ये जब क्या करता है,
मैंने बताया था जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो ये अपने आप में 38 एटीपी बनाता है। कितने बनाता है? 38 एटीपी। लेकिन इसमें ये बनाता है 2 से 4 एटीपी। कितने बनाता है? 2 से 4 एटीपी बनाता है। लैक्टिक अम्ल, बॉडी में लैक्टिक अम्ल का होना ही थकावट का महसूस कराना होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि अगर मैं शरीर अपने हाथ को इस तरीके से रखूं तो एक लिमिटेड मात्रा के बाद, तो मेरा एक लिमिटेड टाइम के बाद मेरा हाथ अपने आप नीचे आ जाएगा। जब ये अपने आप नीचे आ जाएगा तो मतलब मेरे शरीर में जो भी थकावट होगी ना, वो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाएगा, जिस हिसाब से हमारा शरीर थक जाएगा और वो अपने आप ही नीचे हो जाएगा। और ग्लूकोज तोड़ा जाता है, जिसमें एक तोड़ा जाता है प्लांट्स में, पादप में। किसमें तोड़ा जाता है? पादप में। जो बाद में बनाता है एथिलो एल्कोहल, एल्कोहल बनाता है ये, एथिनो एल्कोहल बनाता है। और एटी बनाता है 2 से 4 एथिल एल्कोहल, सॉरी। और 2 से 4 एटीपी बनाता है ये। इसलिए देखो क्या होता है, आप लोगों ने महुआ का पेड़ देखा है ना? महुआ का नहीं देखा, लेकिन होता है एमपी की साइड में होता है ये महुआ का पेड़। उसमें क्या होता है कि उसको ना ऑक्सीजन की एब्सेंस में पृथ्वी के नीचे, मतलब बोले तो धरती के नीचे, उसे कुछ फीट के अंदर दबाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। उसी में जब एथिल एल्कोहल बन जाता है, उसे कच्ची शराब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसे कच्ची शराब। क्या बोलते हैं? कच्ची शराब। इसे कच्ची शराब भी बोलते हैं। एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट होता है व्हाट इज, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एक होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। एम आई विजिबल? क्या दिख रहा है? दिख रहा है? नो। देखिए, फर्मेंटेशन होता क्या है? देखिए, फर्मेंटेशन होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर बोले तो कोई भी ग्लूकोज, कोई भी बोले तो ग्लूकोज। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू एल्कोहल, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अनऑक्सीजन। क्या है? मैंने बताया आपको, अगर हम उस प्रोसेस को, जब हमारे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है एल्कोहल में, किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा अनऑक्सीजन क्या होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, क्या चीज फर्मेंटेशन होती है और क्या चीज एटीपी होती है, और क्या चीज शराब कैसे बनती है। महुआ के पेड़ को, महुआ के जो पेड़ होता है उसको धरती के अंदर इस तरीके से दबा दिया जाता है जिससे कि उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाए। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाएगी तो वही प्रोसेस जो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा शराब में, एल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट कर देगा? एथिल एल्कोहल में, उसी को हम कच्ची शराब बोलते हैं जो महुआ के पेड़ से बनाई जाती है। और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। देखिए, इसको हिंदी में किण्वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन किण्वन। ठीक है, चलिए आते हैं, अपना पढ़ते हैं। अब बनाते हैं जस्ट मेक अ स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, 10 बनाएंगे। Just second, I have to just make the structure also.
एक्चुअली आई एम नॉट अ ड्राइंग टीचर, है ना। ये लेके चलिए, एक्चुअल में ऐसे लेके चलिए। मैं आपको पढ़ाने ये बताने वाला हूँ कि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें, ये पहले मैंने आपको पढ़ाया था साइंस की वीडियो में, डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट जो मैंने पढ़ाया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ाया था? डाइजेस्टिव सिस्टम। जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो ये डायफ्राम के नीचे, देखो एक्चुअल में क्या होता है, डायफ्राम एक मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब इसमें पढ़ाया था आपको डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट। क्या पढ़ाने वाला हूं? डायफ्राम के ऊपर वाला पार्ट। देखिए जो भी है, नामकरण करेंगे जब समझ में आएगा अच्छे से। देखियो, देखो इसको बोलते हैं हमारा, देखो मैं ऐसे खड़ा हूं, ऐसे ऐसे, तो ये मेरा ये ऐसे बना हुआ, मैं ऐसे देख रहा हूं, कैसे? ऐसे यूं, ये देख रहा हूं, मैं ऐसे खड़ा हूं, है ना। तो ये मेरा है ये वाला लेफ्ट लंग्स। क्या है ये वाला? लेफ्ट लंग। कौन सा है? बायां फेफड़ा। कौन सा है? लेफ्ट लंग। इसको बोलते हैं बायां फेफड़ा। ये मेरा राइट लंग। क्या है? राइट लंग्स। दायां फेफड़ा। ये होती है नोज, सॉरी, ये होती है नोज। नाक। यहाँ पे होती है लिरिंग्स, वो ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र या फिर साउंड बॉक्स भी कहते हैं, या फिर साउंड बॉक्स। मैंने आपको बताया ग्लोटिस होता है। ग्लोटिस वही वाला जो मैंने आपको समझ में आ रहा होगा, जो पाइप के सामने, विंड पाइप के आगे ढक्कन होता है, जो क्या करता है, उसमें श्वास नली में कोई सामान ना घुस जाए, इस चक्कर में वो ग्लोटिस ढक्कन बना रहता है ना। इनको बोलते हैं एयर सैक। ये क्या होता है? एयर सैक। एयर सैक को इंग्लिश में बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई। इसमें क्या है, ये ना समझाऊंगा एल्वियोलाई होता क्या है। ये गुब्बारे से होते हैं जिनमें हवा जाती है, जो अपने आप में संख्या में 50 लाख से लेके, एक लंग्स में 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक एल्वियोलाई होते हैं। और दोनों जोड़ी में, जैसे एक जोड़ी जैसे लंग्स में कम से कम 2 करोड़ एल्वियोलाई होते हैं, जो गुब्बारे की तरह हम जैसे सांस को स्क्रीट करते हैं और जैसे कि रिलैक्सेशन में आते हैं तो ये गुब्बारे भर जाते हैं और छूटते हैं, गुब्बारे भर जाते हैं छूटते हैं, इसमें हवा भरी जाती है और फूल जाते हैं। कोरोना वायरस में ये हो गया था कि कोरोना वायरस जब हुआ था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट जब पड़ा था, कि कोरोना वायरस जिनको होता था वो म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती थी। जिसमें म्यूकस की मात्रा बढ़ गई तो लंग्स में जो एल्वियोलाई थे उनमें ना म्यूकस भर गया। जब उनमें म्यूकस भर गया तो उसमें ऑक्सीजन, हवा भर ही नहीं पा रही। जब हवा नहीं भर पा रही तो अब क्या करें, अब सांस, बॉडी ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी ऑक्सीजन नहीं तो बेचैनी होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी, और फिर इतने छोटे से कारण से मर जाते थे लोग। समझ में आ गया ना। देखो एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नाक। क्या पढ़ते हैं? नाक। ये हमारे होते हैं, देखो जो एनिमल्स में जो हमारा ध्वनि यंत्र होता है उसे लिरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिरिंग्स। लेकिन जो जो वो होते हैं, क्या नाम है उनका, पक्षी, क्या होते हैं, जो पक्षी होते हैं उनके ध्वनि यंत्र को सिरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरिंग्स। उन्हें बोलते हैं सिरिंग्स। उनके ध्वनि यंत्र को सिरिंग्स बोला जाता है। ठीक है, एक एक से पढ़ते हैं। पहले डालिए नोज। पहला टॉपिक डालिए आप नोज। नाक क्या होती है? नाक, देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई हैव टू जस्ट वन थिंग, दैट all the organs in the human body at the time of birth to the time of death, all organs are increase with the time of their body। मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप पैदा होते हैं और उस समय से लेकर और जब तक आप मरते हैं, जब जब बॉडी के ऑर्गन्स की जो बढ़ावट होती है, जो बढ़ते हैं, सब ऑर्गन बढ़ते हैं, लेकिन जो नाक की हड्डी होती है, जो जन्म के समय नाक की हड्डी होती है, वो मृत्यु तक सेम रहती है।
मतलब नाक की हड्डी की बढ़ोतरी नहीं होती। जब नाक की हड्डी जितनी बड़ी जन्म के समय होती है, वो मृत्यु के टाइम तक भी नाक की हड्डी इतनी होती है। देखिए, नाक से सांस लेना, नाक से सांस लेना दो कारणों से ज्यादा बेहतर होता है। एक एक क्या होता है कि नाक में बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल होते हैं। जो नाक में बाल तो होते हैं, एवं म्यूकस भी मिलता है, एवं म्यूकस भी मिलता है। जो करता क्या है, देखो ध्यान से समझो। नाक में जो कोई धूल कट जाती है तो हमारे पहले तो नाक में फिल्टर कर देता है उसा। क्या कर देता है? फिल्ट्रेशन कर देते हैं नाक में, और जो कुछ भी धूल गया पहले तो नाक की जो बाल होते हैं वो रोक लेते हैं। अगर उनसे भी ना सांस रोक पाए तो म्यूकस होता है, जो चिपचिपा पदार्थ है, श्लेष्मा झिल्ली बोलते हैं उसको, वो धूल कर वहां चिपक जाते हैं। फिर जब वहां चिपक गए, वहां से भी बच गया तो फिर छींक के द्वारा निकल जाती हैं। लेकिन पहला काम होता है फिल्ट्रेशन का। पहला काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का जो हमारी नाक बेहतर तरीके से करती है, किसकी अपेक्षा? मुख की अपेक्षा। और नाक में जो आप जिम करते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे या रनिंग करते होंगे, तो आपके जो कोच हैं वो आपसे अक्सर कहते होंगे कि मुंह बंद करके सांस लो और नाक से सांस लो। क्यों? क्योंकि नाक होती है सॉरी, एक्चुअल में नाक क्या करती है, हमारे जो टेम्परेचर, जो बाहर का टेम्परेचर होता है और बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसे तापमान को बना के रखती है। क्या रखती है? एक होती है तापमान को बना के रखना, तापमान को बनाकर रखती है। देखिए कैसे, जैसे किसी को जैसे जुकाम बहुत, जैसे गर्मी में बहुत लोग क्या करते हैं ना, अगर ज़्यादा गर्माहट हो जाती है, ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो उनका जो म्यूकस पिघलने लग जाता है। जैसे म्यूकस पिघलेगा तो वो क्या करेंगे, वो बार बार म्यूकस जैसे बाहर निकलेगा ना, वो तो नाक को ऐसा लगता है जैसे, हमारे जो माइंड को ऐसा ऑप्शन जाता है जैसे म्यूकस से कुछ कोई ना कोई चीज़ बार बार टकरा रही है। जैसे वो बार बार टकराएगी तो उसे तुरंत म्यूकस दिमाग में, वो माइंड पे मैसेज पहुंचाएगा, डायफ्राम से बोलेगा जो कुछ जल्दी टकराओ उसे तुरंत बाहर निकालो। तब उसके बाद उसे छींकने आ जाती है। जैसे छींक बाहर आ गई तो हम क्या बोलेंगे, म्यूकस हमारे कुछ ना कुछ से टकराया था जो बाहर आ गया, जो हमारे फिल्ट्रेशन का काम सबसे बेहतर तरीके से करता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में अक्सर नाक जाम हो जाती है कि भाई हमारी नाक रुक गई है कारण क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो बॉडी, जो हम सांस लेते हैं, सांस जो हम जाड़ों में जब सांस लेते हैं नाक से, तो क्या होता है कि बाहर का जो हवा लेते हैं वो ठंडी रहती है, लेकिन हमारी नाक जो होती है उससे अंदर से हवा निकालती है, उसे बार बार गर्म करती रहती है, गर्म करती रहती है, गर्म करती रहती है, क्योंकि वो टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को उस बाहर से जो हवा ले रहे हो उसको माइंड के लिए एकदम सीमित करती है कि ज़्यादा ठंडी हवा हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, उसको गर्म करते हैं। गर्म करती रहती है, गर्म करती रहती है, लेकिन अधिक वर्कलोड होने के कारण क्या होता है कि नाक जो तापमान देती है वो कमजोर पड़ जाती है। जब वो नाक कमजोर पड़ जाएगी तो ठंडी हवा अंदर जाएगी। वो बार बार बेचारी कर रही थी गर्म, लेकिन क्या हुआ, उसका वर्किंग लोड ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि बाहर ठंड ज़्यादा है। जब अंदर बार बार ठंडी हवा जाएगी तो उससे म्यूकस जम जाता है। जब म्यूकस जम गया तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी नाक रुक गई। क्या हो गया? नाक रुक गई। तो क्या करते हैं कि विक्स लेते हैं, विक्स की जो इनहेलर होता है उसे नाक में लगाते हैं। वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो एक ऐसे बैक्टीरिया छोड़ देता है जिससे कि जो नाक जो म्यूकस होता है उसमें वो फैल जाए, और वो क्या करते हैं, जो हमारे टेम्परेचर वो बना हुआ था ठंड का हवा में, वो तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से म्यूकस की आर पार हवा जाने लगती है। फिर नाक क्या करता है, नाक वो करती है कि वो अपने टेम्परेचर को फिर सीमित मात्रा में करने लग जाती है, फिर वो बार बार प्रोसेस करने लग जाती है, जिससे कि जो म्यूकस हवा ले रहे हो वो ठंडी को गर्म कर सके। ठीक है, नाक से सांस लेना दो कारणों से मैंने बताया बहुत अच्छा होता है। एक होता है ऑक्सीजन, एक क्या होता है, फिल्ट्रेशन बेहतर तरीके से करता है, और एक बताया मैंने आपको कि जब टेम्परेचर को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। यू कैन जस्ट टेक योर टाइम एंड इफ यू वांट टू जस्ट नोट इट, यू कैन नोट, आप इसको नोट कर सकते हो। देखिए, मैंने नाक आपको पढ़ा दी, नाक से सांस लेना दो कारणों से उचित होता है, मैंने बता दिया। अब पढ़ते हैं लिरिंग्स को। क्या पढ़ते हैं? लिरिंग्स। आइए, लिरिंग्स, इसको ध्वनि यंत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ध्वनि यंत्र, इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स। देखिए क्या होता है, लिरिक्स यह एक मांसपेशी से बनी संरचना है, यह एक मांसपेशी से बनी संरचना है जो शब्द निर्माण में, जो शब्द निर्माण में ह्यूमंस की हेल्प करती है, हेल्प करती है, जो ह्यूमंस की हेल्प करती है शब्द निर्माण में। यदि व्यक्ति का लिरिक्स खराब हो गया हो तो वह व्यक्ति गूंगा कहलाता है, गूंगा कहलाता है। सिर्फ आवाज निकाल सकता है लेकिन शब्द निर्माण नहीं कर सकता, है ना। हूं, हाँ, या ऐसे कर सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका साउंड बॉक्स है वो खराब हो गया है। एक्चुअल में क्या होता है, व्यक्ति में एक 12 से 14 वर्ष की उम्र में जो ह्यूमंस, बॉयज और गर्ल्स का लिरिक्स ना बढ़ोतरी करता है उनकी, लेकिन बॉयज की जो लिरिक्स होती है, जो साउंड बॉक्स होता है, उसका ना स्ट्रक्चर कुछ बाहर निकल आ जाता है। उसे एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। उसे बोलते हैं हम एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल बोलते हैं। एक्चुअल में एडम्स एप्पल निकलने का कारण होता है जो बॉय होता है, बॉय जो मनुष्य बोले तो बॉय होता है, उसका लो पिच और हाई, सॉरी, लो पिच और लो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वॉइस क्रिएट होती है मेल्स में। इसमें मेल्स में क्रिएट होती है जब आवाज मनोहर लगती है। देखो अब इस एडम्स एप्पल ही क्यों कहते हैं उस चीज को ना, उसकी भी एक कहानी, उसे सुनो पहले ध्यान से। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने, भगवान जी ने, भोले बाबा ने जब इस दुनिया की रचना की थी ना, तो उसमें पहले व्यक्ति को उन्होंने पृथ्वी पर उतारा था, उसका नाम था एडम्स, और उनके साथ एक महिला भेजी थी, उनका नाम था ईव। क्या था? एडम तो मेल थे और उनके साथ एक महिला भेजी थी, उनका नाम था ईव। ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो लेकिन परमात्मा ने उनसे बोला था कि आपको हम दुनिया में भेज तो रहे हैं, मैं साइंस का टीचर हूं, मैं आपसे ये बात बता रहा हूं, लेकिन इट इज अ वेरी फैक्चुअल थिंग्स, आई हैव जस्ट रीड दैट फैक्चुअल थिंग्स फ्रॉम द वन रेपुटेटेड क्लास, है ना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एडम्स और जो ईव नाम के व्यक्ति थे उनको भेजा गया यहाँ पर। एडम्स के सामने ये शर्त रखी गई उनके सामने कि आपको हम दुनिया में भेज तो रहे हैं, लेकिन इस संसार की किसी भी चीज से आपको हाथ नहीं लगाने, किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना। आपकी जो खाने पीने की चीजें होंगी या आपकी जो भी जरूरत होंगी वो हम आपको कंट्रोल करके देंगे, हम आपको बना के देंगे, सब सामान हम करके देंगे, लेकिन आपको विश्व बनाना है, यूनिवर्स की रचना करनी है, लेकिन यूनिवर्स की किसी भी चीज के आपको हाथ नहीं लगाना और ना किसी का उपभोग करना, ठीक है। टाइम कटता गया, लेकिन एक बार क्या होता है कि एक ईव महिला को देखकर एडम्स अट्रैक्टेड हो जाता है। वो क्या करता है, वो एक पेड़ के नीचे रहता है, वो पेड़ होता है एप्पल का, ऐसा बोला जाता है। एप्पल के पेड़ को देखकर वो ईव को देखकर क्या करता है, मैं इसको एप्पल को ईव को गिफ्ट कर देता हूं। तो ईव को देने से पहले एडम सोचता है कि यार सेब क्या देना सही है, पहले मैं इसको चख लेता हूं, क्या ये खट्टा तो नहीं है या फिर बेकार तो नहीं है। जब एडम से उसको खाता है तो तुरंत परमात्मा जो भगवान होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटे मैंने आपको मना किया था कि दुनिया की किसी भी चीज़ से आपको अट्रैक्ट नहीं होना और किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं करना, इसलिए वो ईव के
यहाँ पर गले में यूं के यूं ही रोक देते हैं उस एप्पल को, तब से उसको एडम्स एप्पल नाम दिया जाता है, बोला जाता है। इट मे बी अ फैक्चुअल और नो, इट इज अ इंटरेस्टिंग स्टोरी, बट इट इज, आई हैव जस्ट रीड दैट स्टोरी फ्रॉम अ वेरी रेपुटेड एंड वेरी नोन क्लासेस। ठीक है, अब देखिए एडम्स एप्पल मैंने बता दिया, ये होता क्या है, ये मनुष्य में जो मेल होता है वो लो पिच और लो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वॉइस देता है, जो आवाज मनोहर लगती है, जैसे मेरी आवाज। लेकिन अगर मेरी जगह आपको कोई लेडी टीचर पढ़ा रही होती और 4 से 5 घंटे आपको यही एडम्स एप्पल पढ़ा रही होती, या फिर बहुत देर तक कोई पढ़ा रहे होते हो, तो शायद आप अपने संतुलन खो बैठते और आपको इरिटेशन होती। लता मंगेशकर के गाने आप लगातार 4 से 5 घंटे नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि लड़कियों की आवाज़, सॉरी फॉर माइंड, जस्ट नो नीड टू माइंड, लेकिन होता यह है लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच की होती है। कैसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी एवं हाई पिच। उनकी आवाज़ में हाई फ्रीक्वेंसी होती है और हाई पिच होती है, जिसकी वजह से लड़कियों की आवाज़ ना इरिटेशन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? इरिटेशन। इरिटेशन इसलिए पैदा करती है क्योंकि जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो हाई पिच की होती है। आपने मच्छर देखा है, उसकी पिच बहुत हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। जब भी कान के पास आता तो ऐसा लगता है उसी दिन पूरे मच्छर को मार देंगे सबको। क्यों? क्योंकि वो इरिटेशन पैदा करता है। इसलिए जब आप जहाँ पर भी सैर पे जाते हो या फिर बाहर राइडिंग पे जाते हो या फिर कहीं बाहर जाते हो घूमने, तो आप ना किशोरदा के गाने या फिर मेल के गाने सुनना ज़्यादा पसंद करते हो, वो भी लो पिच में। जैसे शेर की आवाज़ होती है, लो पिच की होती है और मनोहर होती है। जैसे, और मैं वही 4 से 5 घंटे लता मंगेशकर के गाने या फिर कोई अलका याग्निक के गाने चला दूं, तो आप ना शाम तक फिर कोई गाना नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो पिच के और फ्रीक्वेंसी के कारण इरिटेशन पैदा कर चुके होंगे। सॉरी फॉर माइंड, लेकिन इट इज़ ट्रू। फ्रीक्वेंसी और पिच बहुत इफेक्ट डालता है। इसलिए आप किशोरदा के गाने 4 से 5 घंटे सुन सकते हो, लेकिन लेडी सिंगर के गाने आप घंटे 2 घंटे के ज़्यादा सुनोगे तो इरिटेशन ज़रूर पैदा होगी। ठीक है, मैंने आपको आज एडम्स एप्पल और लिरिक्स के बारे में बताया। उससे अगले स्टेचर रह गए हमारे, 1 सेकेंड, ग्लोटिस क्या होता है, लंग्स क्या होते हैं, और एयर सैक क्या होते हैं, एयर सैक में एल्वियोलाई क्या होते हैं और राइट संग क्या होता है, और ये अलग कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जब तक आप इनके स्क्रीनशॉट लें और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, और अगले टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ाया जाए कृपया करके पॉइंट कीजिए या कमेंट कीजिए। आई विल टेक दैट क्लास एट इंडिविजुअल एंड एट द नेक्स्ट टाइम इन माई यूट्यूब स्टूडियो। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, देन होप you guys you have very well, and happy Janmashtami to all. Have a nice day.